हेलो क्लास। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स के अकॉर्डिंग। इसमें आपको पढ़ना है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स या एनएसएड्स के बारे में, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, अगर हम इसको समझें, नॉन का मतलब नॉन नॉन स्टेरॉयडल का मतलब है कि ऐसे ड्रग्स जो स्टेरॉयडल नहीं हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब जो इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट काम करें। इन्फ्लामेशन क्या होता है? जब भी कोई चोट लगती है या फिर उसको नॉर्मल हम स्वेलिंग के नाम से समझते हैं, बट उसमें स्वेलिंग के साथ स्वेलिंग, रेडनेस, इचिंग, पेन और हीट, ये सारी चीज़ें एक्ट करती हैं। तो उसके पीछे की जो पैथोफिजियोलॉजी है या क्या वजह है, ठीक है, हम पहले उससे शुरुआत करेंगे। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली एनएसएड्स के बारे में पढ़ाऊँगा शायद आप कुछ ना समझ पाएँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं और उसके अंदर कौन से लोकल हार्मोन्स हैं, ये क्या चीज़ें होंगी ये। तो आप ये जो वर्ड है ऑटोकॉइड्स, अगर आप इसको दो शब्दों में तोड़ें तो आपको साफ समझ में आएगा कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और अक्वाइड्स का मतलब होता है रेमेडी। रेमेडी का मतलब होता है उपचार, जो चीज़ें खुद से उपचार करे खुद का। ऐसे लोकल एक्टिंग एंडोजीनस केमिकल मेडिएटर्स, ये हमारे ऑटोकॉइड्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, चाहे वो मास्ट सेल्स हों जैसे कि प्लेटलेट्स हों या एंडोथेलियल सेल हों या नर्व एंडिंग हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के थ्रू ज़रूरत पड़ने पर ये बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने बनने वाले जो जो भी जगह होती है, साइट मीन्स इनको हम बोल सकते हैं साइट ऑफ सिंथेसिस, इसके आसपास ही काम करते हैं और थोड़े समय में ऑटोमेटिक ही ये नष्ट हो जाते हैं या फिर मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें लोकल हार्मोन्स भी कहते हैं या फिर लोकल केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरी बॉडी में एंडोक्राइन हार्मोन्स की तरीके से नहीं घूमते हैं, बल्कि इनका काम क्या है? ये किसी एक लोकलाइज्ड मीन्स किसी स्थानीय जगह पे अपना जो इफेक्ट है वो देते हैं। सो ऑटोकॉइड्स आर एंडोजीनस, locally acting, biologically active substances that are synthesized in the body and act near their site of production। जहाँ भी इनका सिंथेसिस होता है, जहाँ पे बनते हैं, उसी के आसपास वो काम करते हैं टू रेगुलेट देयर फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो ये जो ऑटोकॉइड्स हैं, ये कई फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रिएक्शंस में अपना काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अपना सपोर्ट देते हैं। जैसे कि इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन में हमारा स्वेलिंग स्पेशली आता है। उसके अलावा पेन, हमें जो पेन होता है उसके पीछे का रीज़न यही है। अगर हमारी बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, हम गिर गए हैं या कुछ भी हो गया है, तो उसके पीछे का जो रीज़न यही है। फीवर, बुखार आने में भी इन्फ्लामेशन या इन इन्फ्लामेटरी मीडिएटर से ऑटोकॉइड्स का लेना देना है। एलर्जी में या गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन या ब्रोंकियल टोन, इन सारी चीज़ों के पीछे हमारे यही ऑटोकॉइड्स। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि तो इनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पहली चीज़ तो ये एंडोजीनस सब्सटेंसेस हैं, मतलब कि बॉडी में ये खुद से बनते हैं। दूसरा काम, ये लोकल एक्शन करते हैं, मीन्स जहाँ बनेंगे उसी के आसपास अपना एक्शन देंगे। तीसरी चीज़ कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाले होते हैं, कि जो भी एक्शन देते हैं वो थोड़ी देर के लिए देते हैं। उसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर ये सिंथेसाइज भी हो जाते हैं, मीन्स दोबारा भी बन जाएंगे। बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाते हैं, मतलब ख़त्म भी हो जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे ही काम करते हैं, हर जगह पे काम भी नहीं करेंगे। और फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल दोनों रिएक्शंस को ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल का मतलब जो हमारी बॉडी की नॉर्मल शारीरिक क्रियाएं हैं वहाँ पे, और पैथोलॉजिकल का मतलब जो कंडीशन जिस जगह पे डेवलप हुई है उसको। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है ऑटोकॉइड्स में कि हमारे जो ऑटोकॉइड्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे डिजीज़ में अपनी
चीज़ें देते हैं। अभी मैंने बताया कि एलर्जी, अस्थमा, आपने रूमेटॉइड अर्थराइटिस सुना है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, माइग्रेन, पेप्टिक अल्सर, हाइपरटेंशन, गैस्ट्रिक एसिडिटी, एनाफाइलैक्सिस, इन सारी चीज़ों में। तो इसी वजह से ऑटोकॉइड्स पर काम करने वाली जो भी मेडिसिन हैं, ये ऑटोकॉइड ड्रग्स का इसमें क्लिनिकल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोकॉइड्स या टाइप्स ऑफ ऑटोकॉइड्स के बारे में। ऑटोकॉइड्स को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज क्लास 1, जिसको हम बोलते हैं बायोजेनिक अमाइंस, या फिर इनको हम अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं। अमाइन से आपको कुछ कुछ याद आएगा, जैसे कि नंबर्स में इसमें आ जाए हिस्टामाइन। ठीक है, हिस्टामिन का सोर्स क्या होता है? मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, या हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अब आपको पता है मास्ट सेल्स कहाँ कहाँ पे होती हैं, कहाँ कहाँ हिस्टामिन रिलीज हो सकता है और कहाँ कहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें हो सकती है। मीन्स छींक आने के पीछे रीज़न हिस्टामिन। ठीक है, गैस्ट्रिक इरिटेशन के पीछे रीज़न हिस्टामिन, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था। ठीक है, वेल अभी फंक्शंस के तौर पे हिस्टामिन का काम क्या है? वैसोडाइलेशन, वास्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ाना, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हमारे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स हमारे ब्रोंकाइज को नैरो कर देना, जिससे हम ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, अब अब इसमें जैसे अमाइन डेरिवेटिव में आपको नाम से समझ में आ गया, हिस्टामाइन आ गया। ऐसे जुड़ता एक और शब्द अपने दिमाग में सोचो कि ऐसा कोई न्यूरोट्रांसमीटर है या लोकल हार्मोन है? हाँ है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, है ना, इसमें भी अमाइन आ गया। तो ये सेरोटोनिन, इसको सेरोटोनिन बोलते हैं या 5-HT। ठीक है, तो इसकी सोर्स क्या है? प्लेटलेट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स। इसका काम क्या होता है? मूड रेगुलेशन में, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट फंक्शन, पेन के लिए, माइग्रेन के लिए, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी के लिए। ठीक है, तो दिस इज द क्लास फर्स्ट या फर्स्ट टाइप ऑफ द क्लास विच इज बायोजेनिक अमाइंस। दूसरा दूसरा अब हम बात करेंगे, इसमें हम आएंगे लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स, इनको बोलते हैं इकोसनॉइड्स। बहुत ध्यान से समझिए, इस चैप्टर में हमें पूरा और पूरा फोकस करना है लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स पे भी। ठीक है, इसमें बेसिकली लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स ये एराकिडोनिक एसिड से बनते हैं। इसके मेंबर्स आपको क्या मिलेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या है? पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन, गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसके अलावा दूसरा प्रोस्टासाइक्लिन भी इसी का एक टाइप है। इसका काम है वैसोडाइलेशन एंड इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन। और तीसरा है थ्रोम्बोक्सिन्स, थ्रोम्बोक्सिन E2, स्पेशली TXA2 ऐसे बोलते हैं। तो इसमें फंक्शन क्या है इसके? प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करना और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना। उसके अलावा नेक्स्ट ल्यूकोट्राइन्स। ठीक है, ल्यूकोट्राइन ठीक है, बट ल्यूकोट्राइन्स में जैसे कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, एलर्जी, अस्थमा, इन्फ्लामेशन, इसमें हमारी एनसेड यूज़ नहीं होती है। इसके लिए हम एंटी अस्थमेटिक मेडिसिन पढ़ते हैं, तो एंटी अस्थमेटिक मेडिसिन के लिए अपना काम देती हैं। और लाइपोक्सिल्स भी इसमें आएगा, रिजोल्यूशन ऑफ इन्फ्लामेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तीसरी जो क्लास है ये है पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स। ठीक है, तो प्रोटीन या पेप्टाइड से बने ऑटोकॉइड्स। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? हमारे ब्रेडिकाइनिन, ठीक है, प्लाज्मोकाइनिन, एंजियोटेंसिन। देखो ब्रेडिकाइनिन क्या है? ब्रेडिकाइनिन रिस्पॉन्सिबल है सीवियर पेन के लिए, वैसोडाइलेशन के लिए, वास्कुलर परमिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और इन्फ्लामेशन में भी। ठीक है, उसके अलावा जो एंजियोटेंसिन है, ठीक है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, ब्लड प्रेशर बढ़ाने में या इन सारी चीज़ों में। ठीक है, फिर सब्सटेंस पी, जिसको हम कहते हैं जो न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर बाइंड करता है। ठीक है, तो ये भी पेन ट्रांसमिशन के लिए या न्यूरोजेनिक इन्फ्लामेशन वगैरह में।
ठीक है। एंडोथिलिन वगैरह आ जाते हैं, कई सारी चीज़ें जो पावर वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो मैंने आपको ये 3 क्लासेस आपको बताई, जिसमें क्या था, अमाइन, पेप्टाइड और ऑटोकॉइड, ये 3 चीज़ें, ठीक है। तो खैर, अब फंक्शंस क्या हैं आप ओवरऑल देख लीजिए। इन्फ्लामेशन को मीडिएट करना, जिसकी वजह से रेडनेस, स्वेलिंग, हीट और पेन होना। वास्कुलर टोन को रेगुलेट करना, कॉजिंग वेसोडाइलेटर और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। स्मूथ मसल एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करना, जैसे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन। एलर्जिक रिएक्शंस में हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और रेगुलेट करना प्लेटलेट के एग्रीगेशन और ब्लड क्लॉटिंग को, ठीक है। दे कंट्रीब्यूट टू पेन सेंसेशन एंड फीवर थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन। अब इनका डिजीजेस में क्या रोल है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस में, इन्फ्लामेशन और पेन के लिए, अस्थमा, हाइपरटेंशन, इन सारी चीज़ों में। तो अगर हम ड्रग जो रिलेटेड होती है ऑटोकॉइड से, अगर इनकी बात करें, तो ऑटोकॉइड्स पे काम करने जो मेडिसिन हैं, उन्हीं को हम ऑटोकॉइड रिलेटेड ड्रग्स कहते हैं। इनमें जो मेजर आते हैं हिस्टामिन ड्रग्स, जिसमें H2 ब्लॉकर्स और H1 एंटीहिस्टामिन। सेरोटोनिन ड्रग्स, 5-HT एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट दोनों आती हैं। बट स्पेशली हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनएसएड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। आपने एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, फ्लोर्बिप्रोफेन, ठीक है, और निमेसोलाइड वगैरह, इनके बारे में आपने सुना होगा, तो उनको हम इसी में पढ़ेंगे। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज़ करते हैं अलग से, प्रेडिनोजोलोन, डेक्सामेथासोन एंड ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट में मोंटेलोकास, जेफेलोकास, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, एंटी एस्थमेटिक्स वगैरह में, ठीक है। तो वेल, ओवरऑल हम ऐसे कुछ क्लासेस पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम इसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आप ऐसे समझो, वो ड्रग्स होती हैं जो मेनली पेन मीन्स एनाल्जेसिक, फीवर मीन्स एंटीपायरेटिक और इन्फ्लामेशन मीन्स एंटी इन्फ्लामेटरी, ये 3 एक्शंस को कम करती हैं। लेकिन इनमें स्टेरॉयड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए इन्हें हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। ओके, तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है इन्फ्लामेशन के बारे में। व्हाट इज इन्फ्लामेशन? देखो, इन्फ्लामेशन बॉडी की एक प्रोटेक्टिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जो किसी भी टिश्यू इंजरी, इन्फेक्शन या हार्मफुल स्टिमुलेशंस के अगेंस्ट होती है। इसका मेन मोटिव होता है कि जो भी हार्मफुल रीजंस हैं, हार्मफुल इडियोलॉजीज़ हैं, उनको हटाना, ठीक है। जो भी हमारे डैमेज टिश्यूज़ हैं उनको क्लीन अप करना और हीलिंग शुरू करना। सिंपल से वर्ड्स में, इन्फ्लामेशन बॉडी की ऐसी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो किसी चोट, किसी इन्फेक्शन या किसी भी हार्मफुल रीजंस की वजह से डेवलप होती है। सो इन्फ्लामेशन होता क्यों है? इन्फ्लामेशन बेसिकली तब होता है जब बॉडी को लगता है कि टिश्यू डैमेज हो चुका है, ठीक है। बॉडी तुरंत इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो इम्यून सेल्स क्या करते हैं, उस जगह पे पहुंचकर हार्मफुल एजेंट्स को फिनिश करने का अपना एक कोशिश शुरू करते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है? रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीट एंड लॉस ऑफ फंक्शन, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो अगर हम वजह की बात करें इन्फ्लामेशन के कॉजेज़, तो एक तो फिज़िकल इंजरी मीन्स हमें कोई चोट लग गई, ब्लीडिंग हुई, या फिर हम जल गए, या कोई फ्रैक्चर हुआ या सर्जरी हुई। आपको पता है वहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, ये सारी चीज़ें आपको दिखनी है। इसके अलावा जैसे इन्फेक्शन हुआ, बॉडी में कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ, तो आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, या अजीब सा मसल्स में मसल एक हो रहा है, सारी चीज़ें। इसके अलावा केमिकल इंजरी, एसिड, अल्कलाई, टॉक्सिन्स, पॉइजन्स या एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से भी, पॉलन, डस्ट, ड्रग्स या फूड एलर्जी कई बार होती है, तो वहाँ भी आपको अर्टिकेरिया वगैरह सारी चीज़ें दिखती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ में आपने सुना होगा लोगों को, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस
सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस या सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस में आप देखेंगे जो नाक और गाल के आसपास ये जो फेस पे एक रेडनेस या बटरफ्लाई शेप बन जाता है, उसी को सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस बोलते हैं। इसके अलावा इस्कीमिया और रेस्पिरेटरी या फिर री परफ्यूजन इंजरी, अगर ब्लड फ्लो रुकने से फिर दोबारा शुरू होने पर टिश्यू इंजरी होती है, इसी को बोलते हैं इस्कीमिया या री परफ्यूजन इंजरी। कई बार फॉरेन बॉडीज, स्प्लिंटर, ग्लास, सुचर्स या डस्ट पार्टिकल्स की वजह से भी, एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से गाउट या ओबेसिटी से रिलेटेड इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे मैं अगर आपको एक इन्फ्लामेशन की पैथोफिजियोलॉजी आपको बताऊं, ठीक है, तो उसको बताने से पहले आप ये समझो जो कार्डिनल साइंस आते हैं इन्फ्लामेशन में। सबसे पहले रेडनेस, इसको हम रूबॉर बोलते हैं ड्यू टू ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से। हीट, कैलोर ड्यू टू इंक्रीज्ड सर्कुलेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। स्वेलिंग, इसको ट्यूमर बोलते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड या एडेमा। पेन, डॉलर, और ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ नर्व एंडिंग्स बाय केमिकल मीडिएटर्स। एंड लॉस ऑफ फंक्शन, इसको फंक्शनल ईजा बोलते हैं ड्यू टू पेन एंड टिश्यू डैमेज। तो पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड लॉस ऑफ फंक्शन, ये चीज़ें, ठीक है, ओवरऑल अगर हम इन्फ्लामेशन के साइंस की बात करें तो ये हमें दिखते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन, पैथोफिजियोलॉजी से पहले हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन की बात कर ले रहे हैं। तो इन्फ्लामेशन एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। ठीक है, तो पहले हम लोग इन्फ्लामेशन टाइप्स की बात करें तो एक्यूट इन्फ्लामेशन जो शॉर्ट टर्म में डेवलप हो, ठीक है, और विद इन मिनट से कुछ घंटों में डेवलप हो और ठीक भी उसी तरीके से हो जाए। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशंस जो लंबे समय से हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म से हैं या फिर और बहुत देर में ठीक होते हैं, इस टाइप के इन्फ्लामेशन। प्रोलॉन्ग एंड परसिस्टेंट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स लास्टिंग वीक्स, मंथ्स ऑफ ईयर्स। तो इसमें मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मे रिजल्ट इन टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोसिस। ठीक है, स्कार का फॉर्मेशन होना, एंड इट अकर्स इन कंडीशन लाइक ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड क्रॉनिक इन्फेक्शंस। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इन्फ्लामेशन एक स्टेप वाइज प्रोसेस है या एक रिएक्शन है। तो जब भी कोई टिश्यू इंजरी होती है, किसी भी रीज़न से टिश्यू डैमेज होता है, तो डैमेज सेल्स अपने अंदर प्रेजेंट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करती हैं। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जैसे कि हिस्टामाइन, यहाँ देखो केमिकल मीडिएटर हिस्टामाइन, प्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स। ठीक है, एंड सेरोटोनिन या साइटोकाइन्स, TNF अल्फा, IL-1, IL-6 वगैरह। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है। ठीक है, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लड सेल्स को डायलेट करते हैं। रिजल्टेंट क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ता है जिससे रेडनेस होगी। ब्लड फ्लो जैसे बढ़ेगा तो रूबॉर एंड हीट जनरेट होगी जिसको बोलते हैं कैलोर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वैसोडाइलेशन के बाद जो वास्कुलर परमेबिलिटी है ये बढ़ जाती है। तो आप वास्कुलर चेंजेस देख रहे हो, कैपिलरीज बहुत ज़्यादा परमेबल हो जाती हैं, तो प्लाज्मा और प्रोटीन्स बाहर निकलने लगते हैं, रिजल्टेंट एडेमा और स्वेलिंग। ठीक है, इसके अलावा ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट, देखो होता क्या है कि न्यूट्रोफिल्स सबसे पहले अपने अफेक्टेड जगह पे पहुंचते हैं, फिर मैक्रोफेजेस आते हैं। इनका काम बैक्टीरिया को नष्ट करना या डेड सेल्स को हटाना, डब्रिस को क्लीन करना, ये सारी चीज़ें। एंड लास्ट में रिलीज ऑफ मोटर इंडिकेटर्स, इम्यून सेल्स और ज़्यादा इंडिकेटर मीडिएटर्स को रिलीज़ करती हैं, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, साइटोकाइंस, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को इससे और बढ़ जाता है। ठीक है, फिर पेन प्रोड्यूस होता है। मेन मेडिएटर्स पेन के लिए ब्राडिकानिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये पेन रिसेप्टर्स नोसिसेप्टर्स को सेंसिटिव करते हैं, रिजल्टेंट हमें पेन देखने को मिलता है। एंड हीलिंग का रिजोल्यूशन का क्या है कि अगर रीज़न या वजह ख़त्म हो जाए तो माइक्रोफेजेस
डबरिस को हटाते हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर जैसे कि लाइपोक्सिन या रेजोल्वेंट्स ये एक्टिव होते हैं, टिश्यू रिपेयरमेंट शुरू होता है और यहाँ पे हमारी हीलिंग शुरू होती है। अगर वजह बना रहेगा तो इन्फ्लामेशन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में बदल सकता है। ये चीज़ें शायद अभी आपको उस तरीके समझ ना पाए, रिजोल्यूशन रिपेयर वाली जो मैंने आपको बताया, ठीक है, बट इन्हें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में बताऊंगा। तो एनासिड्स का इन्फ्लामेशन से क्या लेना देना है? इन्फ्लामेशन के दौरान क्या होता है, एक एंजाइम है जो साइक्लोऑक्सीजनेस जिसका नाम है, साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम एक्टिव होकर प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाता है और यही प्रोस्टाग्लैंडिन पेन, स्वेलिंग और फीवर को बढ़ाता है। तो एनासिड्स क्या होती हैं, इसमें कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को इनहिबिट करती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम हो जाती है, पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर ये चीज़ें कम हो जाती हैं। यही कारण है कि एनासिड्स इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन में बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक आ सकता है वो है रैकिडोनिक एसिड पाथवे, कॉक्स 1 कॉक्स 2 एंजाइम्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप एक बार समझ सकते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आर द क्लास ऑफ फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स दैट रिड्यूस इन्फ्लामेशन, रिलीव पेन एंड लोअर फीवर। तो एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ये 3 एक्शन देंगे विदाउट possessing the steroidal active structure of corticosteroids, and they act primarily by inhibiting the cyclooxygenase enzymes responsible for the synthesis of prostaglandin and other inflammatory mediators, ठीक है। सो एनासिड्स को वाइडली यूज़ करते हैं ताकि वो अपना इफेक्ट दिखाएं साइक्लोऑक्सीजनेस को ब्लॉक करके। अभी मैंने आपसे कहा साइक्लोऑक्सीजनेस 1 और 2, ठीक है, और विच कन्वर्ट एराकिडोनिक एसिड इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सिन। एराकिडोनिक एसिड को यही एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन में कन्वर्ट कर रहा होता है, दैट्स वाई, ठीक है। तो खैर, तो इस क्लास का सारा मैकेनिज्म हम यहीं पे रखते हैं, कैसे एंटीपायरेटिक, कैसे एनालिसिस कैसे आएगा, तो इसको मैं कल एक टेबल फॉर्म में या डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको मैं बना के दिखाऊंगा कैसे चीज़ें यहाँ पे एक्ट करेंगी, ठीक है। सो ड्रग्स दैट रिलीव पेन, रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड ब्रिंग डाउन हाई फीवर। तो आप एक इस तरीके से हम कुछ देखने वाले हैं कैसे पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग को हमारी दवाइयाँ कम करेंगी, कहाँ पे बाइंड करेंगी और कैसे ऐड करेंगी। तो इस क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, बाकी जैसी चीज़ें होंगी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेलकम।